Audio Jungle. आज़ादी के बाद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर बाकायदा नमाज का इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ जो ये हलका है, जो ये ग्रुप है, यहाँ पर बाकायदा लंगर का भी इंतज़ाम है और नमाज की 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए भी जो लोग महरूम रह जाते हैं नमाज पढ़ने से, वो पूरी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। और अभी तक ये सिर्फ किसानों का आंदोलन था, लेकिन अब लगता है ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग से। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नसरुद्दीन सैफी है। मैं पीछे से, मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील अनूपसर, गांव पचदेवरा है मेरा। और मैं यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मंडावली में रहता हूँ। तो नसरुद्दीन जी, आप ये जिस तरीके से नमाज का ख्याल कैसे आया कि यहाँ पे नमाज मस्जिद मतलब एक तरीके से नमाज का इंतजाम किया जाए? ऐसा है, हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं और हमारे बाकी और साथी हैं, सारे काम करते हैं। तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत, और हमसे तो हम आपको बताएं, हकीकत दोनों टाइम में झूठ नहीं बोल रहा। मेरे से यहाँ सरदारों ने ये कहा कि तुम यहाँ माइक का अरेंजमेंट करो, जिससे कि हम लोगों के कान में भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आए, जिससे कि हमें भी इबरत मिले, हमें भी कुछ मिले। उन्होंने मुझसे कहा, तो हमारे साथी बोले कि ना, आप इतना ना करो, जितना ये नमाज के लिए जब जगह बन रही है भाई इतना ही काफ़ी है। बहुत अच्छा है जो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मिल जाए। कहीं ना कहीं ये एक धर्म विशेष के खिलाफ बोला गया था कि ये सिर्फ ये धर्म विशेष का आंदोलन है, जी सरदारों का सिख आंदोलन है। ये सिर्फ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसने भी बोला है बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, तकलीफ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैं आज भी अपने घर का अन्न खाता हूँ दिल्ली में रहने के बावजूद। दिल्ली मेरे गांव से मेरे जो हिस्से का अन्न आता है उसे मैं अपने यहाँ पर खाता हूँ। किसान का दर्द क्या है ये हम जानते हैं। अब बताइए इस काले कानून में क्या है? काले कानून में हमें हमारी ज़मीन पर मजबूर बना दिया जाएगा। नरेंद्र तोमर बोलते हैं कि इसमें काला क्या है? काला उन लोगों को दिख रहा है जो विपक्ष में है। देखिएगा, उनको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और गलती से हमने सत्ता में उन्हें बैठाया। आज वो हमारे ऊपर ही अंकुश चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको सत्ता में बैठा दिया। और मैं आपको बताऊं, नरेंद्र तोमर जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने 11 बार वार्ता की है। ये 11 बार वार्ता अगर आप कानून बनाने से पहले कर लेते तो क्या तकलीफ थी? ये मौका नहीं मिलता लोगों को अब हमें धरना करने का। ये पहले क्यों नहीं की? आज तुम बार बार बुलाते हो और वहाँ वार्ता करते हो, क्यों करते हो? ये अगर ये कर लीजिए, आपको पहले कानून बनाने से पहले आपने किसी से मशवरा किया नहीं, किसी से सलाह की नहीं, जल्दबाजी में आपने सब बुलाया और फटाफट पास कर दिया। विपक्ष को बोलने दिया, विपक्ष कमजोर है, क्या करें? और जिस तरीके से अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय पॉपुलर जो है रिहाना, उन्होंने ट्वीट किया किसान आंदोलन में समर्थन किया। और कई मशहूर हस्तियाँ हैं जो बाहर विदेशों की, और एकदम से यहाँ एक ऐसा धड़ा, एक ऐसा वर्ग उठा, क्रिकेटर हो चाहे वो बॉलीवुड सितारे हों, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि बाहर से अगर समर्थन लोग अपनी समर्थन पेश कर रहे हैं तो वो क्या गलत है? क्या देखिए भाई साहब, अनाज आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ और वो लोग भी खाते जिन्होंने समर्थन दिया है। अगर कल को किसान अपना गल्ला रोक ले और नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? हमने टाइम देखा था 74-75 में, जब नरमा रोजा
बाहर से मंगवाया गया था और भूसी जैसी रोटी वो आटा लाइन में लगकर मिला करता था। हमने वो टाइम देखा, अपने हिंदुस्तान में देखा, हमने देखा जिस आटे को रबड़ की तरह खींचते थे वो आटा हम लोगों ने खाया। अगर किसान ने बंद कर दिया, उनको पता है तो हम रोटी खा के खाएंगे। पैदा तो हम करते हैं, उनको क्या पता। तो जब जमीन हमारी है। बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसान नहीं है। ये चर्चाएं जो है 3-4 मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर आपको भी देखने को मिलती है। भैया मेरी बात सुनो, जो ये कहता है कि किसान नहीं है तो हम अपनी फर्ज दिखा दें कि हम किसान हैं, हमारे पास हक है, मालिकाना हक है, हम इस खेत को जोत रहे हैं। जो पटवारी हमारी जिन्स हर बार आकर के लिखता है कि इस खेत में क्या पैदा हुआ था और कितनी बार सिंचाई हुई है, तो पटवारी लिखता है, पटवारी का काम है ये। और इनको क्या पता। जिस तरीके से CNRC हुआ, CNRC में जब प्रदर्शन किया गया, आंदोलन हुआ, उसमें मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया। अब जो किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें खालिस्तानी कहा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, ऐसी मानसिकता क्यों चल रही है? भाई साहब इनका काम है डिवाइड रूल। ये अंग्रेज की औलाद है, डिवाइड रूल है इनका। इनको तो डिवाइड करना है, डिवाइड करके अपना राज करना है। अरे आपको कौन आतंकवादी नजर आता है? जो आतंकवादी थे, जो लाल किले पे झंडा फहराया, आज तक पकड़ा नहीं गया। और मैं आप दावे से कहता हूँ ये लोग उसको जो बाहर भेज देंगे, जैसे नीरव मोदी को भेज दिया, जैसे विजय माल्या को भेज दिया, इसी तरीके से इसको भी बाहर भेज देंगे। कभी कहाँ रही, जैसे दीप सिंधु जिस तरीके से प्रोटेस्ट में रहा और उसने जो 26 जनवरी का एक फायदा उठाकर उसमें अपना काम कर दिया, तो कमी कहाँ रही? मैं एक मानता हूँ आपकी बात। आप कभी गए हो लाल किले में? आपने दरवाजा देखा जो साला तो उनसे भी नहीं खुल सकता है? उसके लिए कैसे दरवाजा खोल दिएगा? इनका फ्री प्लान है, इन्होंने खुद कराया ये काम। किसानों को बदनाम कराने के लिए इनका क्या काम है? जिस तरीके से शाहीन बाग में इन्होंने बदनाम किया, बिरयानी खा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और जाके एक फर्जी से गोली चलवा दी। इनका काम है ये डिवाइड करना। किसी न किसी तरीके से डिवाइड करो इनको, ये काम है इनका। तो ये साजिश को आपको लगता है जो लाल किले हुआ है सब साजिश के तहत है? ये बिल्कुल साजिश के तहत है। मेरी बताइए, आप एक पत्रकार को तो फटते से पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। एक जो वीडियो डाल रहा है आप उसको नहीं पकड़ पा रहे। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है बताइए? आप सरकार में बैठ करके एक आदमी को जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको आप नहीं पकड़ सकते। क्या कर रहे हैं आप गरीब आदमियों को पकड़ के मिनट से पहले जेल में डाल देते। गरीब आदमियों को तो तुम्हारे पे अंटर चलता है, उसे पकड़ के दिखाओ ना। जिस तरीके से रिहाना अभी आपने देखा है, देश की जो मानसिकता है वो मानसिकता इतना स्तर गिर चुका है एक तबके का, जिसे मैं कहूँगा एक वर्ग, जिसे अगर आम भाषा में मोदी वक्त कह सकते। तो जो रिहाना है वो एक क्रिश्चियन है, ईसाई है, और उसको लगातार कहा जा रहा है कि मुस्लिम है। ग्रेटा थुनबर्ग जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट है, नोबेल प्राइज जीत चुकी है, उनका भी कहीं ना कहीं लिंक जो मुसलमानों से निकाला जा रहा है कि इनके फादर मुस्लिम थे। तो आप ये ऐसी मानसिकता चल रही है कि हर बुरा, मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसे मुसलमानों से जोड़ा जाए। तो इस बारे में आप क्या कहें? ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, उनका कोई भरोसा न चले। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे कल मुझे भी आतंकवादी घोषित कर सकते। इनका क्या है, जो कहीं सत्ता में बैठे हैं, इनकी सत्ता चल रही है, चाहे जिस पर लगाए। देखो कलम इनके हाथ में है, जो इनका दिल चाहे वो कर रहे हैं। तो ये काला कानून भी इसी तरीके से जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इसका? जब हमें एक चीज़ नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? हमें फ़ायदा हम चाहते हैं, हमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बगैर फ़ायदे के जी लेंगे। आप अपने फ़ायदे को अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। क्या हम पहले से नहीं दे रहे? अरे इसमें किस चीज़ का फ़ायदा है? हमें नहीं है। अगर तुम्हारे वादे सच्चे होते ना, आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ होता। तुमने हर आदमी को बेवकूफ़ बना कर कह दिया 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे। आज तक किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए, समझे? 2 लाख हम नौकरियां देंगे, आज तक किसी बच्चे को नौकरी देने की बजाय और सबकी नौकरियां छीन ली गई हैं। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं 70 सालों में ये पहला ऐसा कानून है जो किसानों के हित में है, तो उस बारे में क्या कहें? हित बताओ। वो अपना बीज देंगे और हमसे कहेंगे इस बीज को बो और इस फसल को हम ले जाएंगे, और अगर वो फसल मारी गई तो किसान कहाँ से देगा?
हम अपनी मर्जी से हम चाहे अपना बीज नहीं बो सकते। क्या है, जमीन हमारी और हमें जो बोने का हक नहीं। भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो इसमें मटरा बोऊंगा, ठीक है, मैं इसमें चना बोऊंगा, और वो कहेंगे नहीं इसमें आप जो है मक्का बो, क्योंकि हमें उससे जो ना आज की डेट में आपने पॉपकॉर्न देखे किस रेट में बिकते हैं? हमारे से 13 रुपए किलो में देते हैं और 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ 13 रुपए किलो बेची है भाई हमने, जो बेची है बता रहे हैं हम आपको। 13 रुपए किलो मक्का बेची है हमने। अब बता 1300 रुपए कुंटल लेने के बाद में हमसे 200 रुपए किलो के पैसे हमसे वसूल किए जा रहे हैं। सिर्फ वो क्या ढूंढ के उनको एक पैकिंग करके देना है और हमसे हमारी जेब काटनी है, ये काम है। तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है सरकार। बिल्कुल बिक चुकी है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारी सरकार ने न बेची, जो मोदी जी ने नहीं बेची है, बताइएगा। सब बेरोजगार कर दिए, सारी कंपनियां बेच दी, कौन सी छोड़ी है? आपको तो शुक्र करो कि हम किसान अपने यहाँ पे आ गए हैं रोड पे, और नहीं ये हमको भी बेच देते और थैला लेके साफ जाते हैं यहाँ से नीरव मोदी की तरह। जिस तरीके से अडानी अंबानी के वेयर हाउसेस बन रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मेरी बात सुन, हम तो पूछ के बनाए कि भाई तुम इन्हें गल्ला दो, हमसे पूछ के बनाए हो तो हम देते। तुम पहले सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, फिर बाद में हमारे ऊपर जूता रख दो। अरे हम कैसे दे देंगे ऐसे? तुमने बनाए, तुम जानो विदेश से मंगवाओ, विदेश से गल्ले भरवाओ। हमने ठेका ले रखा है इस बात का। जैसे हम पहले बेच रहे थे ऐसे ही बेचेंगे, हम ना करें, हमारे बस की ना। 7 साल में आपकी आय अरे दुगनी की छोड़ यार, अगर हम किसान ना होते भूखे मर जाते। अगर हम किसान ना होते हमारे घर से गल्ला ना आता। हम तुम्हें सही बताएं, ये तो हमारे घर से हमारे गांव से हमारा गल्ला आ जाता है, जिसे पिसवा कर हम दिल्ली में रोटी खा लेते हैं। साजिश के तहत आपको मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कितना दुखी हूँ इस काम से। आपका क्या नाम है? काफिर अहमद। उनके साथ जिस तरीके से फेंसिंग की जा रही है, चारों तरफ बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जा रहा है, स्टेट बॉर्डर को, उस बारे में क्या कहेंगे? ये तो किसान यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो आतंकवादी बना दिया है। ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सब ये हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। कहते हैं कि मोदी सरकार को अगर बुद्धि आ जाए, वो शर्म कर जाए, थोड़ा बहुत इस तारबंदी को यहाँ से हटा दे। ये वासी हिंदुस्तान के सब, ये मुसलमान हिंदू मुसलमान में बांट के आज तक राजनीति करी इन्होंने। ये किसान भाई सब एक हैं। आपको नहीं लगता आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बटा हुआ कोई महसूस नहीं कर रहा? जिस तरीके से देखें आप, जाट भी आ चुके हैं, मुसलमान भी आए हैं, सिख भी आए हैं, और तमाम जो जातियाँ हैं जो किसानी करते हैं वो सब यहाँ पर। ये सब कच्चे वाले जो है ना, कच्चे वाले RSS वाले, ये सब इन्होंने हिंदू मुसलमान कराया है। ये सब हमारे गुर्जर लोग जो है जितने भी है सब तमाम हिंदू मुसलमान में बांट के गद्दी पे बैठ के जाकर के आज हर आदमी इस बात पर सोच रहा है, हर आदमी मजबूर है कि भाई हमने ये क्या करना। आने वाले टाइम में मोदी को ऐसी जगह फेंका जाएगा जहाँ से ये निकल नहीं पाएगा। मुसलमान भी हिंदू भी सब कुछ सब भाई भाई है, सब एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब एक जगह बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन की एक अच्छी बात तो ये भी रही कि सब एकजुट हो गए? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की कि उन्होंने कम से कम जो उन्होंने पहले काम गलत किया था वो उसमें थोड़ा सा सुधार ला के हमें सारे भाइयों को एक जगह कर दिया। इससे कि हमारे जितने भी साथी हैं सबको, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी अंदर बैठ के अंदर। और मैं आपको बताऊँ, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी जो बैरिकेड लगा रखे हैं आप, मैं सरकार को इस बात को कह रहा हूँ ये बैरिकेड हटा लें। हमारा एक भी किसान 1 इंच उससे आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल हटा ले। अरे ये हमें बदनाम करने के लिए खुद बैरिकेड लगा रखे, खुद इन्होंने जाम करा रखे कि जनता परेशान हो तो और बदनाम ये किसान हो। अरे आप हटाइए इन बैरिकेडों को, हमारा एक भी किसान उधर नहीं जाएगा। हम गारंटी देते हैं इस बात की, एक भी किसान अगर उधर चला जाए बिल्कुल नहीं जाएगा।
अरे इधर भोले वाला किसान है भाई, एक आराम से बड़े प्यार से बैठा है, वो प्यार से बैठा है, वो अपनी बात आपको आप तक पहुंचाना चाहता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आकर के किसानों से बात कर सको। आप जो है किसी के बच्चे को जाकर जन्म लिया, उसके यहाँ जाकर के उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। आप हम जो हमारे किसानों का हमारा हाल चाल नहीं पूछ सकते। आज प्रधानमंत्री के 2 दौरे हैं, असम के और बंगाल के, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री अपने चुनावों के लिए बनाए हैं या देश के लिए बनाए? नहीं सर, ये हकीकत तो ये है कि सिर्फ इनको चुनाव दिखाई देता है और कुछ नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, कैसे चाहिए कैसे ना चाहिए। हमारे सब कुछ बेच दिया, सोना तक गिरवी रख दिया। इनको तो सिर्फ पैसा, और जितना प्रधानमंत्री फंड है बताइएगा, उसका ऑडिट नहीं हो सकता, उसके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। उसका पैसा कहाँ से आया, जितना पैसा है सारा उसमें आ जाता है। 15 लाख वाला पैसा जो वो कहाँ गया? सब ऐसे ही तो आया हमारे देश में, वो आया, लेकिन आया इस तरीके से आया। प्रधानमंत्री केयर फंड है, उसके अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको लगता है 27 और 28 जनवरी को जो यहाँ हुआ, पुलिस की चहलकदमी दिखी और जिस तरीके से शिकायत जी के आंसू थे, तो उसके बाद इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा, एक नया एक आयाम मिला है? बिल्कुल 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 मिला है। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मौजूद था उस टाइम, जिस टाइम यहाँ फोर्स लगी हुई थी, और रात को 11 बजे के बाद लखनऊ से कांटेक्ट चल रहा था बराबर। वो उनको क्या योगी जी को नज़र आ रहा था कि 22 में चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा बीजेपी का गढ़ है। अगर मैंने इनके साथ गुस्ताखी की तो ये मेरे को बख्शेंगे नहीं। इस वजह से उन्होंने उसी टाइम यहाँ से वोट हटवाई, वरना उनका इरादा ये था कि हम इनको जो यहाँ से, अब वो नहीं आया था लोनी का, वो नहीं आया था विधायक, 300 गुंडों को लेकर आया था। उसकी हिम्मत थी ना, हमारे टिकट साहब ने उनको फोर्स को कहा, जो पुलिस वाले बाहर ऊपर खड़े थे स्टेज पे, ओए नीचे उतरो, तुम में अगर हिम्मत है तो वहाँ खड़े होकर मेरे को सामने से गोली मारो। अरे सीने पे गोली मारो, तुम मेरे पीछे किस लिए खड़े हो? सबको स्टेज पे मेरे सामने उतारा, नीचे उतरो, मेरे सामने उतारा। टिकट साहब आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर जाट और मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे जाट मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है, गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट है ये। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर 2022 और 2024 के चुनावों में इसका खासा असर देखने को मिलेगा, जहाँ इनको अलग किया गया था वहाँ एक हो चुके हैं। देखिएगा, असर तो मिलेगा, लेकिन जब तक ये ईवीएम हमारे सिर पे सवार है ना, जब तक हम थोड़े से मजबूर हैं। और ईवीएम में क्या है, अगर ये ईवीएम में मैं आपको बता, जिस दिन चुनाव होने के बाद में गिनती शुरू होती है, जहां गिनती होती है, अगर वहाँ जैमर लगा दिए जाए, वहाँ का इंटरनेट जैसे आज हमारे बॉर्डर का बंद कर रखा है, इसी तरीके से वहाँ का इंटरनेट अगर बंद कर दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आ सकते। ये सब इनका जो है डिजिटल का खेल है और कुछ नहीं है। अभी प्रदर्शन पे जो यहाँ पे नमाज के लिए सुविधा रहेगी, वो हमेशा मिलती रहेगी जब तक प्रदर्शन रहेगा। जब तक ये धरना चलेगा तब तक ये हमारा लंगर जारी रहेगा, ये हमारा भंडारा जारी रहेगा और हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा नमाज का भी पूरा इंतजाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी उम्र जैसे बढ़ती है इसी तरीके से ये भी बढ़ा, जैसे हमारा परिवार बढ़ता है इसी तरीके से ये भी बढ़ेगा। आज 4 है, कल। तो ये थे नसरुद्दीन सैफी जी, जो कि बता रहे थे किस तरीके से यहाँ आंदोलन में इंतज़ाम किए गए हैं और आने वाले वक्त में ये जो तादाद है, चाहे वो मुसलमानों की हो, चाहे सिख की हो, चाहे हिंदू की हो, ये बढ़ती जाए। Audio Jungle।